जी। हामिद, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर आ रही है। बस ठीक है। यस सर आ रही है। हाँ, इंटरनेट स्लो हो गया था, जिसकी वजह से मुझे आप सबकी आवाज़ नहीं आ रही। चलो ठीक है। ओके। तो मैं क्लास, आप मैसेज कर दें कि ज्वाइन कर लें मीटिंग। अच्छे अच्छे भाई, कैसे हैं सब? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी। अ, जी आयशा बेटा, आप बात कर रहे थे, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। सर मैं बस आपके सलाम का जवाब दे रही थी और कुछ नहीं। अच्छा, सलाम का जवाब है। अच्छा। जी। और आपको फिर आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर मैं आपको बता रही थी आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, बस। ठीक ठीक है। ओके। चलें, काफ़ी टाइम थोड़ा सा हमारा वेस्ट हो गया, तो आगे हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने बेटा शीशा पढ़ ली, ठीक है। और उससे रिलेटेड किसी बच्चे का अगर कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है, वरना आगे हम मूव करते हैं। आज हमने एमएससी स्टार्ट करनी है। जी बेटा, क्लियर है सबको शीशा? ठीक है। चलिए, आज से मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट की डेडलाइन दे दी है 11 जून, ठीक है। आपने, आपके पास मतलब अब काफ़ी टाइम है, तो आज से अगर आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आज आपको एमवीसी का जो स्ट्रक्चर है होता क्या है, एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न क्या चीज़ है, ये मैं आज आज आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद मतलब आज से आप अपना प्रोजेक्ट को बिल्कुल सीरियसली स्टार्ट कर दें, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है 15 दिन तक आप लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा। जिस बच्चे ने जो सा भी प्रोजेक्ट टाइटल सेलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट बनाने में किसी बच्चे को कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है, वो मुझसे डिस्कस लाजमी कर सकता है। व्हाट्सएप पे मैसेज करने भी सकते हैं, मुझसे लाजमी डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा बस मैंने इतना कहना था कि प्रोजेक्ट जो है वो आपका 11 जून तक लास्ट डेट है। उसके बाद हमारे पास एक वीक है मेरे ख्याल से, 21 जून से शायद आप लोगों के फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं एक वीक पहले आप लोगों को डेडलाइन दे रहा हूँ, ताकि जो हमारा लास्ट वीक होगा उसके अंदर मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंटेशन है उसको एवेलुएट कर लूँगा, ठीक है। तो वहाँ तक जो है हम इंशाल्लाह ताला सारा काम कंप्लीट कर लेंगे अपना 11 जून से पहले तक। आपका जो कोर्स कंटेंट है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको पहले ही सारा कवर करवा दूंगा। चले, प्रोजेक्ट की डेडलाइन से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी बच्चे के कोई सवाल हो तो वो मुझसे कर सकता है। जी, सबको क्लियर है? 12 बच्चे हैं आपकी क्लास में, ठीक है, और 40 की स्ट्रेंथ है। मुझे समझ नहीं आ रही है आप लोग कैसे प्रोजेक्ट करेंगे। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं एमवीसी।
जी, इंट्रोडक्शन ऑफ ASP.NET MVC फ्रेमवर्क। ठीक है, और थोड़ा सा जो MVC का पैटर्न क्या है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम एक छोटी सी 2-3 एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट बना के। तो अभी इन चीज़ों को समझिएगा अपने ध्यान से। कोई समझ में नहीं आ रही बात तो आप लोगों ने मुझसे लास्ट में पूछनी है। The ASP.NET MVC is Web Application Development Framework, ठीक है, provided by Microsoft, which is built on the top of the .NET framework। ठीक है, .NET framework में आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें आप वेब फॉर्म की एक टाइप्स को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी ज़्यादा टाइप्स हैं, तो विंडो एप्लीकेशंस भी लाइक इसमें इंक्लूड है। तो जो आपके टॉप का फ्रेमवर्क क्या है, उसमें जो हम काम कर रहे हैं वो बेसिकली ASP.NET MVC है। ठीक है, इसमें जो पुराना काम होता था वो वेब फॉर्म पे होता था। ठीक है, आज भी सॉफ्टवेयर हाउसेस में वेब फॉर्म पर काम हो रहा है, लेकिन MVC उससे एडवांस है। ठीक है, MVC से आगे भी एडवांस आ गया है, कोर MVC आ गया है। ठीक है, तो वहां तक जाने के लिए आप पहले MVC सीखेंगे। MVC सीखेंगे तो आपको कोर MVC भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, और MVC में और वेब फॉर्म में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन चीज़ें सेम है। लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन, ये ईच एंड एवरीथिंग, ये चीज़ें सेम है, बस सिंटैक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है और लेआउट में थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं। We can use this ASP.NET MVC framework to develop web application, ठीक है, that provide a clean separation of code। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आपका जो कोड है ना उसकी सेपरेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है। मतलब कि आपका जो मॉडल वो सेपरेट है, डेटाबेस आपकी सेपरेट होगी। ठीक है, क्लासेस आपने जो बनाई होंगी, प्रॉपर्टीज मेथड, वो आपके सेपरेट होंगे। आपका जो फ्रंट एंड है वेबसाइट का, वो चाहे तो क्लाइंट साइड का हो या वो एडमिन साइड का हो। ठीक है, वो वाला पोर्शन आपका सेपरेट है। दो बातें होंगी, डेटाबेस सेपरेट है आपकी, पार्टीशन है इसकी, और उसके बाद आपका जो फ्रंट एंड है उसकी पार्टीशन है। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पूरी वेबसाइट की जो बिजनेस लॉजिक लेयर हैं, जो लॉजिक्स हैं, ठीक है, वो सेपरेट है, वो कंट्रोलर पे आती हैं। अगली लाइन में हम इसी बात को डिस्कस कर लेते थे। MVC फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन MVC लाइक मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न। मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, मैं सिंपल आप लोगों को बता देता हूँ, फिर इसको हम पढ़ते भी हैं। जो आपका मॉडल है ना, इसको मैं सिंपल वर्ड में कह सकता हूँ आपकी डेटाबेस। जो आपकी डेटाबेस है वो सारी की सारी कहाँ पे है, वो मॉडल वाले मॉड्यूल में है। ठीक है, व्यू, व्यू में आपकी सारी की सारी HTML CSS, आपकी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है वो सारा का सारा किधर है, वो व्यू वाले सेक्शन में है। कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर क्या होता है, आपके जो लॉजिक्स हैं उनको वहां पे इस सेक्शन में कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो लॉजिक्स क्या हो, तो एक वेबसाइट की क्या लॉजिक हो सकती है, क्या मतलब, जैसे कि यूजर आता है वेबसाइट के ऊपर, लॉगिन कर रहा है, ये लॉगिन की रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट जा रही है। कुछ कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट पे। ठीक है, आप किसी कैटेगरी पे क्लिक करते हो, एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है, उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट शो होती हैं, तो आपकी एक ये रिक्वेस्ट जा रही है। तो आप एज अ यूजर, ठीक है, वेबसाइट्स के ऊपर रिक्वेस्टें जो है वो सेंड कर रहे हो। ठीक है, तो उसको जो बेसिकली आपकी रिक्वेस्टों को कंट्रोल करता है, वो सारा का सारा कौन सा सेक्शन है, कंट्रोलर होता है। और जो कंट्रोलर है वो सेम टाइम मॉडल और व्यू इन दोनों के साथ जो है वो वर्किंग कर रहा होता है, क्योंकि जो कंट्रोलर है वो मॉडल और व्यू इन दोनों को कंट्रोल करके आपको जो है वो रिस्पॉन्स बैक करता है। ठीक है, तो ये तमाम बातें थी कंट्रोलर की। हमने बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, अभी बस मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। अच्छा जी, मॉडल क्या है, मॉडल क्लासेस, मॉडल में अब हम क्लासेस यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये मकसद था आप लोगों को सी शार्प पढ़ाने का। अगर मैं मतलब आप लोगों को सी शार्प ना पढ़ाता और डायरेक्टली आप लोगों के साथ में
एमवीसी स्टार्ट कर देता तो आप लोगों को शायद ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। सो दैट्स वाई मैंने एसक्यूएल सर्वर का भी एक छोटा सा पार्ट रखा, एक सेशन रखा, आप लोगों के साथ एक क्लास रखी और एमवी सी शार्प की 2 क्लासेस रखी, क्योंकि वही चीजें जो है एमवीसी में आगे यूज होंगी। सो मॉडल क्या है, क्लासेस दैट रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे हम क्लासेस बनाते थे, स्टूडेंट की क्लास बना ली, यूजर की क्लास बना ली, उसमें प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देंगे, यूजर नेम, आईडी, ठीक है, सीएनआईसी नंबर, ईमेल, पासवर्ड। अच्छा, ऐसी चीजें हम जो है वो ऐड करते हैं क्लासेस में। तो क्या कह रहा है, क्लासेस दैट रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ एप्लीकेशन एंड यूज वैलिडेशन लॉजिक टू इन्फोर्स बिजनेस रूल्स फॉर द डाटा। ठीक है, आप जहाँ पे क्लासेस बना रहे हैं वहीं पे भी उन क्लासेस को आप वैलिडेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को आप वैलिडेट कर सकते हैं कि आपने ईमेल कंपलसरी यूजर से पूछना है कि नहीं पूछना, ईमेल का पैटर्न क्या होगा, पासवर्ड का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, इनवैलिड तो नहीं कोई चीज यूजर एंटर कर रहा, आप क्लासेस में भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब वैलिडेशन लगाने की मैंने आप लोगों को एक टेक्निक समझाई थी जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी के अंदर। जेक्यूरी के अंदर मैंने जो आपको वैलिडेशन समझाई थी वो आपकी कहाँ पे है, वो क्लाइंट साइड पे है, वो क्लाइंट साइड की वैलिडेशन है। कुछ वैलिडेशन आप सर्वर साइड पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली बात की जा रही है, अगर सर्वर साइड पे लगाना है तो आप क्लासेस पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। सी शार्प लैंग्वेज को यूज करते हुए आप वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन बना के वहाँ पर आप प्योर लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एज अ डेवलपर किस तरह वेबसाइट को लेके चल रहे हो। व्यू क्या, टेम्पलेट्स फाइल दैट योर एप्लीकेशन यूजेस बाय डायनामिकली जनरेटेड एचटीएमएल रिस्पॉन्स। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट का एचटीएमएल है ना, एचटीएमएल कंटेंट वो डायनामिकली जनरेट होगा। ठीक है, वो डायनामिकली जनरेट होगा। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी कि अगर आप लेट्स सपोज आप दराज, ये इस वेबसाइट पर बेशक आप जाएं, आप देखें, आपको कैटेगरीज नजर आ रही होंगी, आप जिस स्पेसिफिक कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे अगला पेज एक ओपन होगा और उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट शो होंगी। ठीक है, तो वो जो HTML का बिहेवियर है वो क्या सारा का सारा क्या डायनेमिक है, क्योंकि वो सारा का सारा डाटा कहाँ से आ रहा है, डाटाबेस में से आ रहा है। आप जिस स्पेसिफिक पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज में उससे ही रिलेटेड आपको प्रोडक्ट शो होंगी। तो ये बेसिकली कहा जा रहा है डायनामिकली जनरेट HTML रिस्पॉन्स। ये बेसिकली इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने अभी आपको बात बताई। तो व्यू में आपका सिंपल फ्रंट एंड आ जाता है। कंट्रोलर, कंट्रोलर में भी आपकी क्लासेस ही हैं जो कि हम सी शार्प में बनाएंगे, क्लासेस दैट हैंडल इनकमिंग ब्राउजिंग रिक्वेस्ट। अब इनकमिंग ब्राउजिंग रिक्वेस्ट क्या है, आपने वेबसाइट ओपन की, आप लॉगिन कर रहे हैं फेसबुक या जीमेल या कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट, आप क्या करते हैं, आप लॉगिन कर रहे हैं अपने आप को, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप वहां पर डाटा ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम एक्शन, ठीक है, जो हैं ये क्या है आपके, ये इनकमिंग ब्राउजिंग रिक्वेस्ट है। तो ये बेसिकली कंट्रोलर इनको मैनेज करता है। ठीक है, retrieve data model and then specify view template that return a response to the browser। कंट्रोलर साइड पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी कि अब रिक्वेस्ट आई है लॉगिन होने की या फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन होने की। अब कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि हमने इसको रिस्पॉन्स बैक क्या करना है। ठीक है, तो ये आपका था MVC। इसको बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई अगर सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। बाकी बेटा ये थ्योरी ही है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेन मैंने आप लोगों को एक पिक्चर समझानी है कि ये आपके MVC पैटर्न वर्क किस तरह से करता है। ठीक है, MVC is an architecture software design pattern that is used for developing interactive application where there would be user interaction involved। ठीक है, यूजर वेबसाइट पर सर्चिंग कर रहा है एंड बेस्ड ऑन द यूजर इंटरेक्शन सम इवेंट हैंडलिंग हैज अकर।
ठीक है, इवेंट्स किस टाइप के जनरेट हो रहे हैं, लॉगिन, आप लॉगिन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, डाटा अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें पोस्ट कर रहे हैं आप, तो ये सारी आपकी क्या है, रिक्वेस्टें हैं। so it is not only used for web based application but it can also be used for desktop application, mobile based application where there are user interaction involved। ठीक है, वो ये बात कह रहा है, मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। जो टॉप का फ्रेमवर्क है वो आपका MVC ASP.NET है। इसके अलावा .NET फ्रेमवर्क के अंदर आप डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जैसे आपका कैफे सिस्टम है, ठीक है, आप उस तरह की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, आप मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आप ऐप्स पे काम भी कर सकते हैं Xamarin को यूज करते हुए। ठीक है, सो ये और बाकी ये इसका बारे में बताया गया है कि कब स्टार्ट की गई थी, बेसिकली 1917 में ये बेसिकली स्टार्ट की गई और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, MVC आर्किटेक्चर that basically division of ASP.NET into three major components। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ MVC डिजाइन पैटर्न इज द सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ, बेसिकली जो इसका मेन मकसद है ना, वो कोड को सेपरेशन करना है। आपका मॉडल सेपरेट है, डेटाबेस आपका फ्रंट एंड सेपरेट है, और आपका कंट्रोलर जो आपकी लॉजिक्स हैं वो तमाम की तमाम सेपरेट है। ये बेसिकली इसका कंसर्न है, मेजर जो है इन लोगों का कंसर्न ये था। इट्स मीन द डोमेन मॉडल एंड बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है, आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूजर इंटरफेस। सो अब हम हाउ डज द MVC डिजाइन पैटर्न आर वर्क इन ASP.NET MVC। अच्छा, अब इस चीज को हम समझते हैं, इस पिक्चर को जरा समझिएगा, ठीक है, किसी बच्चे को समझ में ना आए वो मुझसे जरूर डिस्कस करे। अच्छा, ये क्लाइंट है, क्लाइंट हो सकता है या एंड यूजर हो सकता है। ठीक है, एंड यूजर आप हो सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं ना, ठीक है, तो आप एंड यूजर हैं, तो या एंड यूजर या क्लाइंट जो भी है, वो कोई रिक्वेस्ट करता है वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं, आप लॉग इन करने जा रहे हैं, अ, आप जीमेल की एग्जांपल ले लें या फेसबुक की एग्जांपल लें या किसी भी वेबसाइट की एग्जांपल ले लें, आप लॉगिन कर रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट जो कि आपने अपना यूजर नेम और ईमेल आपने बताया और सबमिट कर दिया, आपकी रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर पे। अब कंट्रोलर ने एट अ टाइम, ठीक है, व्यू के साथ भी इंटरेक्शन करना है और मॉडल के साथ भी इंटरेक्शन करना है। आपकी मॉडल में क्योंकि क्लासेस पड़ी होंगी आपकी डेटाबेस से रिलेटेड, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मॉडल फर्दर आगे डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेगा। रिस्पॉन्स बैक में डेटाबेस जो है वो मॉडल को रिटर्न करेगी एज अ कंटेंट, जो डाटा होगा वो रिटर्न करेगा, डेटाबेस मॉडल को रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होगा, सेम टाइम व्यू का और मॉडल के साथ इंटरेक्शन है, ठीक है, फिर रिस्पॉन्स बैक में आपको क्या होगा, कंट्रोलर क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अगर यूजर की ईमेल और पासवर्ड बिल्कुल ठीक है तो वो आपको लॉगिन कर देगा। लॉगिन करने के बाद जो आपको होम पेज शो हो रहा है तो वो रिस्पॉन्स ही है। ठीक है, वो किसकी तरफ से रिस्पॉन्स आया, वो कंट्रोलर की तरफ से रिस्पॉन्स आया। ठीक है, अगर ईमेल आपकी ठीक नहीं है, पासवर्ड आपका ठीक नहीं है, और आपको वो एक मैसेज शो करवा रहा है इनवैलिड यूजर नेम या ईमेल या पासवर्ड, आपको इनवैलिड जो है वो स्टेटमेंट शो करवा रहा है, तो वो भी किसकी वजह से शो करवा रहा है, वो कंट्रोलर की वजह से शो करवा रहा है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड, क्लाइंट या एंड यूजर उसकी रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर पे। सबसे पहले जिस चीज का भी टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, डाटा को अपडेट किया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है, साइन अप, लॉगिन, जो भी, वो सारी रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे जाएगी। कंट्रोलर फर्दर आगे व्यू और मॉडल दोनों के साथ सेम टाइम इंटरेक्शन करेगा, और आप लोगों को क्या रिजल्ट प्रोवाइड करना है वो फिर कंट्रोलर ही डिसाइड करके आपको रिस्पॉन्स करता है। तो मतलब सारा काम आपका किसका है, कंट्रोलर का है। कंट्रोलर ने आपकी पूरी वेबसाइट को बेसिकली क्या करना है, उसने पूरी वेबसाइट को उसके फ्लो को जो है वो कंट्रोल करना है। सो यहाँ तक तो हमने बातें कर ली। अब यहाँ पे बेटा यही बातें डिस्कस की गई हैं। आप एज अ यूजर वेबसाइट पे जो भी काम कर रहे हो उनको हम कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है,
आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, डाटा ऐड डिलीट अपडेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपकी क्या है, HTTP रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंट्रोलर बेसिकली आपकी HTTP रिक्वेस्ट को क्या करता है, हैंडल करता है। ये बातें बस यहाँ पे डिस्कस की गई हैं बेसिकली। ठीक है, और ये आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो किसी बच्चे को ना समझ में आए वो मुझसे ज़रूर पूछेगा। ये तमाम बातें जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ वो यहीं पे बताई गई हैं। ठीक है, अच्छा अब हम मॉडल की एग्जाम्पल को समझते हैं, और इसके बाद व्यू की एग्जाम्पल को समझते हैं, और कंट्रोलर की एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, चलिए मॉडल। द मॉडल इज द कंपोनेंट इन MVC डिजाइन पैटर्न दैट मैनेज डाटा। ठीक है, the model contain a set of classes that represent the data as well as logic। आपके जो डेटाबेस का डाटा है और आपकी जो लॉजिक है, ठीक है, ये तमाम के तमाम कहाँ पे मॉडल में हो सकता है, टू मैनेज द डाटा। सो इन और एग्जांपल, हम एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। उसमें ये है कि हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट का आईडी है, नेम है, और जेंडर, ब्रांच और सेक्शन। ये स्टूडेंट की कुछ जेनेरिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, साथ ही हमने स्टूडेंट बिजनेस लेयर, हमने क्या किया, एक और क्लास बना दी। उसमें मैंने सिंपल हार्ड कोडेड मतलब प्री डिफाइंड मैंने एक स्टूडेंट का डाटा जनरेट कर दिया। अगर आपको कलेक्शंस के बारे में पता हो, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस की, तो ये सेम उसी तरह से है। स्टूडेंट के नाम पर हमने एक जेनेरिक टाइप की कलेक्शन बना ली, जिसमें मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है यहाँ पे जनरेट किया, और ये प्री डिफाइंड डाटा है। ठीक है, सर हाँ जी। सर सर जो हमने सेकंड क्लास बनाई है स्टूडेंट बिजनेस लेयर, ठीक है, इसमें हमने इनहेरिट किया ऊपर वाली क्लास को, उसकी प्रॉपर्टीज को, नहीं 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 यार, स्टूडेंट की। नहीं नहीं नहीं, इनहेरिटेंस नहीं की, इनहेरिटेंस नहीं की। सर ये देखिए ना, ऊपर वो जो स्टूडेंट की क्लास है उसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, नेम है, जेंडर है, ब्रांच और सेक्शन है। तो अ, वो हमने नीचे स्टूडेंट बिजनेस लेयर वाली क्लास में उसको इनहेरिट नहीं किया, स्टूडेंट आईडी, नेम, मैं जेंडर, ब्रांच, सेक्शन। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने। अभी सिंपल जो 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 काम कर रहे हैं ना लॉजिक, सिंपल अभी उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये जो क्लास बनी होगी ना, उसके ऊपर हम नेम स्पेसिस जो हैं वो इनहेरिटेंस कर रहे होंगे। हम ये क्या कर रहे होंगे, ये अगर स्टूडेंट की क्लास कहीं और पे है तो हम उसका लिंक जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होंगे यूजिंग नेम स्पेस। मैंने आप लोगों को शीशा आपने सिखाया था ना, हम नेम स्पेस यूज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वो इसको यहाँ पे इनहेरिट कर लेगा। ठीक है, इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हाँ, इस पेज पे जब मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है ये स्टूडेंट बिजनेस लेयर एक ही क्लास में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब भी आप इस पे कॉम्प्लेक्स ना हो, हमने जब MSc में काम करना है आपको समझ में आ जाएगी। अभी भी साहब जो मेन चीज़ है मैंने उसके स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, जो असल काम हो रहा है वो ऊपर रेफरेंसेस हैं, वो मैंने ऐड नहीं किए हुए। वो मैं जब हम रेफरेंस ऐड कर देंगे तब हम स्टूडेंट की क्लास को ऐड कर सकते हैं, मतलब जो है वो फेच कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी फिलहाल जब हम सही मेन काम स्टार्ट करेंगे ना, अभी तो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, तो वहां पे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी बस एक चीज समझें, ये स्टूडेंट की क्लास है और ये मैंने एक एक स्टूडेंट का डाटा जनरेट किया, बस सिंपल। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये काम हम क्लासेस में कर सकते हैं, हम मॉडल में इस तरह का ये काम कर सकते हैं, बताने का मकसद ये है बेसिकली। ठीक है, तो ये हम बता रहे हैं कि मॉडल में हम इस तरह से काम करेंगे। और इसके बाद हम आगे मूव करते हैं व्यू। The view is the component MVC design pattern which render the model data। अब ये हमारा डाटा बना हुआ है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, व्यू पे जो है वो रेंडर करेंगे। रेंडर किस तरह से करेंगे ये सिंटैक्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तब भी आप लोगों की बात समझ में आएगी। बस अभी बस इतना समझ लें कि ये जो डाटा हमने बनाया है इसको हमने इसके साथ इंटीग्रेट कर देना, व्यू के साथ। ठीक है, एज द यूजर इंटरफेस with which the end user can interact। So the view create the user interface with data from the model। ये बात समझने वाली है। ठीक है, कि आपका व्यू क्या कर रहा है, आपका जो डाटा है ना, आप अपने किसी न किसी क्लास को किसी न किसी व्यू के साथ जब इंटीग्रेट कर देंगे तो उससे रिलेटेड हम व्यू बना लेंगे, HTML हम जनरेट कर देंगे। तो आपका जो वो HTML का इंटरेक्शन होगी वो स्पेसिफिक उस क्लास के साथ होगी।
तो क्या करेगा, उससे रिलेटेड आपको डाटा शो करवा देगा। ठीक है। सो इन और एग्जांपल वी वांट टू डिस्प्ले द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इन अ वेब पेज। ठीक है, हमने ये फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट की एक प्रॉपर्टीज बना ली और हमने स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड बना लिया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम आगे फर्दर इसको शो करवाना चाहते हैं अपने HTML के पेज के ऊपर। ठीक है। सो ये यहाँ पे बात डिस्कस की गई है। हमने यहाँ पर एक HTML का पेज बना लिया। ठीक है, जिसमें आपके पास ये हेड है और ये बॉडी है और इसमें हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं। टेबल जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन का नाम होगा, प्रोजेक्ट का नाम होगा, मॉडल की क्लास होगी, सॉरी मॉडल का फोल्डर है, और फोल्डर के अंदर स्टूडेंट के नाम से क्लास है। अब मैं इसको यहाँ पे इनहेरिट कर रहा हूँ। अब होगा क्या कि यहाँ पर मैं अब क्योंकि स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है, अब मैं स्टूडेंट का मॉडल यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट का डाटा क्या है, स्टूडेंट का डाटा स्टूडेंट ID, नेम, जेंडर, ब्रांच, सेक्शन। तो अब मैं यहाँ पर एट द रेट मॉडल, ये बेसिकली बात कर रहा है रेंडर करना। ठीक है, ये रेंडर करना, ये जो मैं अभी आपको ऊपर समझा के हूँ, विच रेंडर द मॉडल डाटा। अब ये बेसिकली हम मॉडल डाटा को रेंडर कर रहे हैं व्यू के ऊपर। ठीक है, ये तो रेंडर करने से बात ये है एट द रेट मॉडल डॉट स्टूडेंट ID। ये जो आपका स्टूडेंट है ये आपका मॉडल ही है, बट इसके मॉडल के अंदर हमने जो प्रॉपर्टी इसको कॉल करना है वो हम इस तरह से कॉल करेंगे एट द रेट मॉडल। ठीक है, डॉट स्टूडेंट ID। इधर वो वाला काम नहीं होगा कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस तरह से ऑब्जेक्ट को फर्दर नहीं। इधर बेसिकली एमवीसी का ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपने बता देना एट द रेट मॉडल डॉट, जैसे ही मॉडल बताएंगे तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली इसको कॉल करेगा। जैसे ही आप एट द रेट मॉडल लिखेंगे वो स्टूडेंट को कॉल करेगा और स्टूडेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एसेस कर लेगा इजीली। तो मैंने बता दिया सर जो स्टूडेंट हमारी ID। सर जो हमारी स्टूडेंट की कलेक्शन है, ये हमारी डेटाबेस में भी सेव होगी? ये जो डाटा आ रहा है स्टूडेंट का डेटाबेस में से आ रहा है? डेटाबेस हाँ में जी। से आएगा, डेटाबेस में से आएगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है, स्टूडेंट ID, नेम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टीचर के नाम से क्लास बनाई है, मैं टीचर के यहाँ पे इनहेरिट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एट द रेट मॉडल लिखूंगा तो वो टीचर वाली क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पे असेस कर सकेंगे हम। ठीक है, ये बताने का मकसद है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने तमाम प्रॉपर्टीज डिफाइन यहाँ पे कॉल कर ली, HTML या TD के अंदर मैंने सारा ये लिख दिया। अब जब मैं इस पेज को व्यू करूंगा, व्यू ब्राउजर करूंगा, गूगल क्या कहते हैं क्रोम के ऊपर जब मैं ओपन करूंगा तो वो क्या करेगा, मुझे ये वाला डाटा शो करवा देगा, ये वाला डाटा। ठीक है। अच्छा, अब आगे आगे हम जाते हैं कंट्रोलर की तरफ। ये है कंट्रोलर बेसिकली। यहाँ पर हमने ये बिजनेस लॉजिक लेयर, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल कर लिया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसकी जो डिटेल है मैंने यहाँ पे इसको व्यू करवा दी। ठीक है, बस अभी बस इतना समझिएगा आप कि जो बिजनेस लॉजिक लेयर में डाटा भरा हुआ है वो मैं यहाँ पर एक डिटेल के नाम से मैंने मेथड बनाया है और वहां पे मैं इसको शो करवा रहा हूँ। तो जैसा ही डिटेल का पेज ओपन होगा, डिटेल के पेज के साथ मैंने इंटीग्रेट किया है इसको, इस HTML के पेज को। तो जब इस HTML के पेज को मैं ओपन करूंगा तो रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे, यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर पे। तो कंट्रोलर पे जब रिक्वेस्ट आएगी वो देखेगा कि बिजनेस स्टूडेंट बिजनेस लेयर को कॉल किया जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ डाटा पड़ा हुआ है, वो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो जैसे ही ये पेज ओपन होगा तो वो कंट्रोलर से डाटा फैच करके ले आएगा। ठीक है, तो ये थी बेटा बातें आपकी मॉडल व्यू और कंट्रोलर से रिलेटेड। ठीक है, सर ये कंट्रोलर का जरा दोबारा बताइएगा, ये नहीं समझ आई। कंट्रोलर समझ नहीं आई, चले मैं ये यहाँ से बताता हूँ। इट्स कंटेन कंट्रोलर, इट्स कंटेन द कंट्रोल फ्लो। ठीक है, फ्लो लॉजिक क्या है, आपके वेबसाइट का जो फ्लो है वो क्या है। फ्लो से मुराद, आप लॉगिन करके आप होम पेज की तरफ मूव कर रहे हैं, आप किसी कैटेगरी पे क्लिक करके फर्दर आगे प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहे हैं, उस पेज पर मूव कर रहे हैं, ये आपकी वेबसाइट का क्या है, फ्लो है। तो कंट्रोलर ने फ्लो जो है इसको कंट्रोल करना है, आपकी इस लॉजिक क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो अभी आप ये समझ लें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेज है होम पेज, उसमें डिटेल के नाम से एक बटन है, आपने उस पर क्लिक किया, क्लिक करेंगे वो HTTP की रिक्वेस्ट बनेगी।
रिक्वेस्ट आएगी आपके इस कंट्रोलर पे, डिटेल के पेज पे, और यहाँ पर वो देखेगा कि यहाँ से वो डाटा फैच करके इस मेथड से रिलेटेड हमने एक व्यू बनाया होगा, वो उस व्यू को वो डाटा सारा का सारा पास कर देगा। ठीक है। सो बेसिकली ये कहा जा रहा है इट इज अ वन दैट विल इंटरेक्ट विद बोथ मॉडल एंड व्यू। आपका जो मॉडल है और व्यू इन दोनों के साथ सेम टाइम पे इंटरेक्शन करेगा कंट्रोलर। ठीक है। जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट जाएगी डिटेल के पेज के ऊपर, तो ये डिटेल का पेज है और वो कह रहा है कि मॉडल और व्यू दोनों को सेम टाइम पर वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर मॉडल को यूज कर रहा हूँ ना, और इसी से रिलेटेड मैंने एक पेज बनाया होगा लेआउट का, ये है वो डिटेल पेज। अब वो इन दोनों को सेम टाइम पर जो है इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है। सो it is a one that will interact with both model and view to control the flow of application execution. ठीक है। The controller is the component in MVC design pattern which will handle the incoming HTTP request. तो मैंने आपसे काफी डिटेल में बात डिस्कस करी HTTP रिक्वेस्ट क्या है। ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं वेबसाइट्स के ऊपर, लॉगिन करें, रजिस्ट्रेशन करें, किसी स्पेसिफिक आप यूजर की इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके डिटेल देख रहे हैं, तो आप बस इस तरह समझ लें कि हमने क्या किया हुआ है, एक होम पेज बनाएगा, होम पेज पे हमने एक स्टूडेंट डिटेल के नाम से हमने एक लिंक बनाया होगा, उसको क्लिक करेंगे, उसके क्लिक करने पर हम यहाँ पे डिटेल में रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो जैसे ही इधर रिक्वेस्ट आएगी आपकी, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मॉडल मॉडल को हम यूज कर रहे हैं और इसी के साथ हमने व्यू को भी यूज कर लिया है, तो दोनों सेम टाइम पर इंटरेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली बताया जा रहा है कंट्रोलर आपके HTTP रिक्वेस्ट को कंट्रोल करता है बेस्ड ऑन द यूजर इंटरेक्शन। द रिस्पेक्टिव कंट्रोलर will work with the model and view and then send the response back to the user। ठीक है। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी, तो ये देखेगा, डाटा बनाएगा, जिस टाइप का डाटा आपको चाहिए होगा, ठीक है, जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उससे रिलेटेड, फिर आपको व्यू में वो जो व्यू हमने बनाएगा उसको रिस्पॉन्स बैक कर देगा। ठीक है। तो सर जो क्लाइंट साइड से स्टूडेंट कंट्रोलर को रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, हम्म, इसमें हमारे पास जो ये डिटेल्स और इसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया हुआ है इंटीजर स्टूडेंट आईडी। हाँ ये जी। जो डिटेल्स है हमारे पास, ये हमारे पास HTML का पेज है। इस ये तो हमारा सी शार्प का कोड है ना, इसके साथ डिटेल के ऊपर हम HTML का पेज बनाएंगे। ठीक है। ओके सर। हाँ। ठीक है। अभी ये चीजें आप लोगों को शायद मुश्किल इस वजह से लग रही है कि अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा नहीं रहा। अभी बस आप इस चीजों को समझे, मेरी बातों को। मैं अभी जब प्रैक्टिकल करूंगा तब ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यस तो सर, यस सर। यहाँ तक तो था कि MVC क्या है। ठीक है। बेसिकली मैंने आपको समझा दिया, अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। लास्ट टाइम मैं आपसे फिर बता देता हूँ MVC क्या है। एम में आप मॉडल में आपका सारा का सारा डेटाबेस है। ठीक है। कंट्रोलर क्या कर रहा है, वो आपकी सारी की सारी वेबसाइट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। व्यू में क्या है, व्यू में आपका सारा का सारा फ्रंट एंड बना हुआ है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप ईच एंड एवरीथिंग आपका कहाँ पे है, व्यू में है। ठीक हो गया। ये बेसिकली सिंपल पार्टीशन है आपकी। ये MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर के जो कंपोनेंट हैं, इनको हम सेपरेटली जो है वो यूज करते हैं। ये है बेसिकली आपका MVC का स्ट्रक्चर। इसमें आप लोगों के लिए चीजें समझना बहुत आसान है। ठीक है। चीजों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत इजी रहता है, आपको पता होता है डाटा आपका सेपरेट है, लॉजिक्स आपकी सेपरेट है, फ्रंट एंड आपका सेपरेट है। सो किसी भी चीज के साथ इंटरेक्शन करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है। तो यहाँ तक तो था बेटा आपका MVC। अब ये एडवांटेजेस क्या है ये आप लोग देख लेना। ठीक है। तो आगे अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। तो मैंने आप लोग सेक्शन F है, तो यहाँ पर अब मैं प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखना है बेटा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्टूडियो पे क्लिक किया, फाइल, न्यू पे के, और मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमने प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। ठीक है। सी शार्प पे
अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे ASP.NET एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, आपने इस पे जाना है। ये आ रहा है .NET कोर, आपने यहाँ पे काम नहीं करना, मैं बार बार आप लोगों को ये बताता हूँ, ठीक है बात। आप चाहें तो यहाँ पे स्पेसिफिक वेब पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है, ठीक है। ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, आपने इस पर क्लिक किया और इसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम दे दें। सो लेक्चर 17 है, जहाँ पे मैंने पाथ दे दिया अपना, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको ओके कर लिया। ओके करने के बाद आपको याद हो हम एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते थे जब हम HTML CSS पे काम कर रहे थे, तब हम एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते थे। अब चूंकि हमने MVC स्ट्रक्चर पे आना, फ्रेमवर्क पे आना, तो मैंने MVC पे क्लिक किया। इसके बाद अच्छा, आप एम्प्टी पर क्लिक करके यहाँ पर MVC पर चेक करके भी MVC का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बट इसमें क्या होगा, इसमें jQuery की फाइल्स, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, बूटस्ट्रैप की फाइल्स, फॉन्ट ऑसम, काफी ऐसे प्लगइन जो इंस्टॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो बेहतर यही है कि मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ MVC के ऊपर, और बाय डिफॉल्ट ये चेक ही रहेगा। जब मैं इस पर क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो ये तमाम प्लगइन, बूटस्ट्रैप, jQuery, ठीक है, और कुछ .NET के भी प्लगइन है, वो सारे के सारे, ठीक है, आपके जो है वो बिल्ट इन जो आप इंस्टॉल करके आपको शो करवा देगा। सो इसलिए मैं ये यहाँ पर MVC पे क्लिक करके प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करूंगा। सो मैंने अब ओके किया। अब जब मैं ओके करूंगा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से बन के आएगा यहाँ पे। जी बेटा, ये देखिएगा, ये हमारा सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, ठीक है। ये हमारा सारा क्या है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। यहाँ पे हमारा सारा का सारा कंटेंट होगा हमारी वेबसाइट से रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग। अगर ये लेट्स सपोज कहीं आपसे रिमूव हो जाता है, यहाँ पर ऐसे रिमूव करने से, तो ये आप यहाँ पर व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आ रहा है सोल्यूशन एक्सप्लोरर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें ये ऐप स्टार्ट है। ऐप स्टार्ट बेसिकली डिफाइन करती है आपकी पूरी वेबसाइट की राउटिंग, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट जैसे ही प्रोजेक्ट आपका ओपन हो तो आपने पहले मेन पेज कौन सा ओपन करवाना है, वो आप राउट कॉन्फ़िग में जाके सेटिंग करते हो, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा जब हम थोड़ा सा काम कर लेंगे, ठीक है। आपकी जो राउटिंग है पूरी वेबसाइट की वो हम यहाँ पे सेट करते हैं ऐप स्टार्ट में। ये है कंटेंट। कंटेंट बेटा आपकी वेबसाइट से रिलेटेड अगर कोई हम स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, CSS की फाइलें हैं, इमेजेस हैं, और अगर कोई एडमिन की थीम है या क्लाइंट की थीम है, तो वो सारी की सारी उनकी जो स्क्रिप्ट्स हैं, उनकी जो फाइलें हैं, वो हम सारी की सारी कहाँ पे, कंटेंट में रखेंगे, ठीक है। और जो CSS है वो सारी की सारी हम कंटेंट में रखेंगे, ठीक है। आप देखें, मैंने MVC का जो प्रोजेक्ट बनाया तो बूटस्ट्रैप इसने बिल्ट इन इंटीग्रेट कर दिए, यहाँ पे मुझे बूटस्ट्रैप का प्लगइन अब करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम मैनुअली करते थे, बूटस्ट्रैप करते थे, jQuery करते थे, वो नहीं हमें करना पड़ेगा, वो इसमें ऑलरेडी बन के आ गया, ठीक है। सो कंटेंट में आपकी वेबसाइट से रिलेटेड सारा कंटेंट होगा। ये कंट्रोलर है, इसमें भी कंट्रोलर बना हुआ है होम का, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोलर बन के आता है। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ ताकि बिल्कुल स्क्रैच से मैं आप लोगों को समझा सकूं। अच्छा, जिस नाम का कंट्रोलर बनता है ना, उसी नाम का फोल्डर बनता है व्यू में। तो व्यू में ये होम के नाम से कंट्रोलर बना हुआ था, कंट्रोलर में यहाँ पे फोल्डर बन के आ गया होम का। इसको मैं भी, उसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप देखें, ये है आपके फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल यूज हो रहे हैं, ये आपके मॉडल है। यहाँ पे भी डाटा बिल्कुल ना, कंट्रोलर है अभी, कंट्रोलर भी एम्प्टी, मॉडल भी एम्प्टी। ये स्क्रिप्ट्स हैं जहाँ पर आपकी jQuery की फाइल्स हैं, ठीक है। ये बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट और jQuery की फाइल्स यहाँ पे आ गई। और ये है आपका व्यू, ठीक है। और व्यू में अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो अच्छा, अब बेटा हमारी मीटिंग स्टार्ट खत्म होने वाली है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से अब ये डिस्कस करता हूँ आगे मज़ीद।